हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आज जेई मेन 2023 जनवरी सेशन की सीरीज में मेरा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। वंस अगेन all the problems from that same topic, binomial theorem, I have taken here. Total 23 problems are there. How much? 23. जेई मेन की टोटल कितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है? टोटल हुआ था 24, 25 जैन, देन 29, 30, 31 एंड फर्स्ट, एंड एवरी डे देयर वर 2 शिफ्ट। तो ओवरऑल कितनी शिफ्ट हुई? 4, 2, 6, 6 2 12 शिफ्ट। तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में बाइनोमियल के 2 प्रॉब्लम पूछे गए। ओवरऑल 23 प्रॉब्लम्स आर देयर। So one by one we are going to see all the problems today. Fine. Class 11th students, binomial theorem आपने पढ़ा है क्लास 11th में. Now all these problems for you. जिन्होंने क्लास 12th एंड 12th पास स्टूडेंट जो जेई मेन 2023 जैन सेशन में अटेम्प्ट कर चुके हैं, नाउ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट देयर विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर देम if they go through all these problems. Is it? आप में से जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है, करिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। चले, तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन द बोर्ड। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, फिर से कहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करिए, नहीं बनता है देन गो थ्रू द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव। Is it? So what we have in this problem? There is a summation over product of binomial coefficients. और binomial coefficient कैसे हैं? जिनकी सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 0 है। इस तरह के प्रॉब्लम आप यूजुअली क्लास में करते हो, तो आई होप मोस्ट ऑफ यू कैन डू इट। बनाइए। सो वी आर लुकिंग फॉर 20 C0, 23 C0, 22 C1, 23 C1, 22 C2, 23 C2, up to at the last 22 C22 and 23 C22. Fine. We are looking for value of this series. So what I am going to do? I am opening a binomial 1 plus x raised to the power 22. It has term 22 C0, 22 C1 x, 22 C2 x square, at the last 22 C22 x raised to the power 22. Now one more I am opening, but replacing x with 1 by x, and this time power is 23. So the terms will come 23 C0, 23 C1, 1 by x, 23 C2, 1 by x square, and 23 C22, 1 upon x raised to the power 22, and the last one 23 C23, 1 upon x raised to the power 23. Also, okay? Now, what we are looking for? We are looking for this series. So 22 C0, 23 C0. I am going to multiply these two series. When I will multiply these two series, terms will get multiplied. What is my requirement? 22 C0, 23 C0. वो तब आएगा जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे। 22 C1, 23 C1 वो कब आएगा? जब ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 22 C2, 23 C2 कब आएगा? जब ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो आप एक चीज ध्यान से देखो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो जब जब फुलफिल हो रही है तो उसके साथ x का टर्म क्या आ रहा है? आंसर है x की पावर 0। सो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, दैट इज सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 in right hand side of
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सपेंशन। ये जो बोर्ड पे दो एक्सपेंशन लिखे हुए हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इनके राइट हैंड साइड में जो x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा, दैट इज अवर आंसर। इट विल बी इक्विवेलेंट टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 in left hand side, that is coefficient of x to the power 0 in 1 plus x whole to the power 22, 1 plus 1 by x whole to the power 23. So finally we will be calculating coefficient of x raised to the power 23 in 1 plus x whole to the power 45, which is 45c 23. That's my answer. So our answer is 45c 23. तो स्टूडेंट मेरे इस लास्ट वाले स्टेप पे ध्यान देना। इसका आप एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर 45 कर लेंगे और डिनोमिनेटर में पावर 23 बचेगा। ओवरऑल में से 23 चाहिए पावर और डिनोमिनेटर में पहले से 23 है, तो ओवरऑल में से x की पावर 0 चाहिए। ओवरऑल में x की पावर 0 चाहिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर इनके मल्टीप्लाई होके पावर 45 बना लेंगे और डिनोमिनेटर में पावर 23। ओवरऑल में से x की पावर 0 चाहिए, वो कब आएगा? जब न्यूमरेटर में से पावर 23 लें। दैट आई हैव रिटन। सो माय आंसर इज व्हाट? आंसर इज 45c 23. ओके, सो आवर आंसर इज 45c 23. आया समझ में? देखिए, फॉर सच प्रॉब्लम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी होते हैं, बट मैंने नोइंगली रिजल्ट्स का यूज नहीं किया। जो प्रॉपर मेथड होता है, आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो दैट कि अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है, सो नाउ दे मस्ट गेट आइडिया अबाउट सच प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट चलो अगला प्रॉब्लम देखो. नाउ वंस अगेन देयर इज अ सीरीज summation over r square 2023 CR. Now for this problem direct result is n into n plus 1 2 raised to the power n minus 1. There is direct result summation over r square NCR is equal to n into n plus 1 2 to the power n minus 1. सो या तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला रटाओ या जो प्रॉपर मेथड है वी कैन गो थ्रू दैट. सो मुझे लगता है कि यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो कि ये आया कहां से, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर करके दिखाऊंगा. चलो, आई हैव टेकन 1 plus x raised to the power 2023. In summation form, it will be 2023 CR x to the power r going from 0 to 2023. Now, मैंने लिखा differentiation on both sides. So 2023 time 1 plus x raised to the power 2022 inside the summation r into x raised to the power r minus 1. Okay, our target is to reach here. मतलब समेशन के अंदर r स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो समेशन में r आ गया. I want r स्क्वायर, बट इफ I will go for one more time differentiation, तो पावर नीचे आएगी तो r माइनस 1 आ जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए r स्क्वायर. तो मेरे अब इस स्टेप पे ध्यान देना, कुछ भी अगला डिफरेंशिएशन करने से पहले फर्स्ट आई एम मल्टीप्लाइंग विद x ऑन बोथ द साइड.
I am multiplying with x on both the side. So वापस क्या बन गया? वापस x की पावर r बन गया. Now differentiation. Now one more time differentiation. What will come? फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का. सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2022 प्लस एक्स इंटू 2022 टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2021. राइट हैंड साइड summation over 2023 CR r square x to the power r minus 1. Is it? अब कुछ नहीं करना है, just we have to put x equal to 1. So putting x equal to 1, 2023 times x को 1 रखो, 2 की पावर 2022 प्लस 2022 times 2 raised to the power 2021. And on the right hand side, summation over r square 2023 CR. In this way, we have completed the calculation. Okay? हमसे बोला गया था summation over r square 2023 CR. So we have got the value. We have got the value 2023 times. अब इसको कैलकुलेट कर लेना है. 2023 है, इसमें से एक 2 ले लेना तो 2022 हो जाएगा, वो बाहर निकाल लेना तो तुम्हारा 2 की पावर 2022 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 1012. वही हमसे पूछा गया था. जेट. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को पहचानना सीखो कि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ इनटू में क्या चाहिए? आर स्क्वायर. कैसे आता है? डिफरेंशिएशन से. आई हैव टेकन द स्टैंडर्ड बाइनोमियल, देन डिफरेंशिएशन, इनटू में आर आ गया. बट आई नीड आर स्क्वायर, तो वापस इस पावर को आर बनाना होगा. व्हाट टू डू? बोथ द साइड मल्टीप्लीकेशन विद एक्स. नाउ वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन. तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था, बट डायरेक्ट फॉर्मूला कभी हर जगह तो काम आएगा नहीं. सो इफ दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू, इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ओके, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये तो डायरेक्ट वन है. क्या बोला गया है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, देन द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4. देखो ये सबको बनाना चाहिए, तो एकदम स्कूल लेवल प्रॉब्लम है. एवरीवन कैन डू इट. वीडियो पॉज करो और इस प्रॉब्लम को खुद से बनाओ. चलो, सो गिवन की बात करें तो गिवन इज व्हाट? हमसे बोला गया है 376 इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. सो पहले टर्म का कोएफिशिएंट आएगा, पहले टर्म का आएगा NC0, फिर दूसरे का आएगा NC1 -3 की पावर 1 एंड देन NC2 -3 का स्क्वायर. दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म. फर्स्ट टर्म में आएगा NC0, फिर आएगा NC1 -3 की पावर 1, NC2 -3 का स्क्वायर. सो दिस इज 376 इज इक्वल टू 1 - 3n plus 9 times n into n minus 1 by 2. We can solve it. So we will get n from here. Then they are asking coefficient of x to the power 4. So coefficient of x to the power 4. Okay. जनरल टर्म की बात करते हैं.
जनरल टर्म tr plus 1 will be what? ncr x to the power n minus r minus 3 by x square raised to the power r. So it is ncr x to the power n minus 3r into minus 3 raised to the power r. Fine. We are looking for x to the power 4. So for x to the power 4, this n minus 3r is equal to 4. This will give us r. n आप यहां से निकालोगे, उसको यहां पे पुट करोगे तो r आ जाएगा. They are asking coefficient of x to the power 4. They are asking coefficient of x to the power 4. तो हम लोग अगर आंसर की बात करें तो आंसर NCR minus 3 raised to the power r. Is it? तो our answer will require n and r. n आपका यहां से निकला, r आपका यहां से निकला. Put them here. This will give the final answer. देखो, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एंड कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कवर करना है. तो प्रॉब्लम बनाना कैसे है, मेरा जॉब है कि आपको वो अच्छे से समझाना. फिर छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर है तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि दैट यू कैन डू. ओके, नेक्स्ट. चलो, फिर से एक सीरीज का प्रॉब्लम आया. फिर से एक सीरीज का प्रॉब्लम है. देखो कैसी सीरीज जा रही है. और अगर पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने किया था, याद करो पहला वाला प्रॉब्लम कौन सा किया था, जिसमें समेशन के अंदर 22 CR था, 23 CR था. उसके लिए दो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोले थे, एक x के साथ खोला था और एक 1/x के साथ खोला था. इस प्रॉब्लम में देखो ये 30C1 30C1 है, 30C2 30C2 है, 30C3 30C3 है. तो वंस अगेन दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट जा रहा. और बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे हैं, जिनके सफिक्स का डिफरेंस सेम है. दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है और सफिक्स का डिफरेंस सेम है. तो जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, मोर और लेस वही लॉजिक यहां चलेगा कि दो एक्सपेंशन खोलेंगे, एक x के साथ एक 1/x के साथ. बट इस प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा क्या है, ये चीज, ये इनटू में 2 है, इनटू में 3 है, इनटू में 30 है. ये चीज फर्स्ट में नहीं थी. तो हमें दो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब की बार लेने हैं, लेकिन ऐसे दो बाइनोमियल लेने हैं जिसमें साथ में 2 3 30 ये सब भी कवर हो रहा हो. आया को समझ में? चलो खुद से ट्राई करो. देखो 1 + x होल टू द पावर 30, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 30C0 30C1x 30C2x square 30C3x³ 30C30 x to the power 30. ओके, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी बार इनटू में 1 2 3 ये सब चाहिए. तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका मैंने कर लिया डिफरेंशिएशन. तो क्या हो गया, 30 टाइम 1 + x रेज़ टू द पावर 29 इज इक्वल टू, ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी 30C1 + 2 टाइम्स 30C2x + 3 टाइम्स 30C3x² and 30 टाइम्स 30C30 x to the power 29. ओके, तो ये जो येलो बॉक्स में एक्सपेंशन दिख रहा है, ये आ रहा समझ में कि एक एक्सपेंशन मुझे ये लेना है. अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे 30C1 30C2 स्क्वायर चाहिए, यानी 30C1 दो बार, 30C2 दो बार. वो तभी आएगा जब मैं दो सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा. वो तभी आएगा जब मैं दो सीरीज आपस में
मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एक्सपेंशन, और यहां पे ये प्रॉब्लम दे रहा है तो ये x की पावर 29. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, 30c1 30c1 30c2 30c2 चाहिए. तो एक नया एक्सपेंशन में लिख रहा हूं, और लेकिन वो नया एक्सपेंशन मैं x की जगह 1/x लेके लिख रहा हूं. फाइन. तो 1 + 1/x और पावर मैंने 30 रखी. क्या आएगा, 30c0 + 30c1 1/x, 30c2 1/x², और लास्ट में 30c30 1/x रेज़ टू द पावर 30. ओके. अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड सीरीज. मुझे क्या चाहिए, 30c1². इट मींस ये 30c1 ये 30c1 मल्टीप्लाई होने चाहिए. 2 × 30c2². इट मींस ये वाला 2 × 30c2, ये वाला 2 × 30c2 और ये 30c2 आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए. अब एक चीज बस देख लो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो जब फुलफिल हो रही है तो इनटू में x की पावर क्या आ रही है, 30c1 तो इनटू में क्या आ रहा है, 1/x. 2 × 30c2 जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनटू में क्या आ रहा है, 1/x. खेल खत्म, खेल खत्म. रिक्वायर्ड सीरीज, जो सीरीज हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सीरीज इज कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इन द मल्टीप्लीकेशन. किसका मल्टीप्लीकेशन, 30 × 1 + x होल टू द पावर 29 इंटू 1 + 1/x होल टू द पावर 30. सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ 1/x in 30 × 1 + x होल टू द पावर 59 अपॉन x टू द पावर 30. ठीक. मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे में 1/x चाहिए. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पावर 30 रखा है. ऊपर से अगर पावर 29 निकाल लें तो नीचे का पावर 30 मिलके 1/x देगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 29 in 30 × 1 + x होल टू द पावर 59. It will be 30 × 59c29. यहां पे प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसके आगे यू कैन डू. अब जो आपसे पूछा गया है वो कर लेना. अब इसको फैक्टोरियल ओपन कर लेना. फैक्टोरियल फॉर्म में तो 59 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल. प्रॉब्लम में दे रखा है 60 फैक्टोरियल, तो उसको लाने के लिए ऊपर नीचे 60 से, चलो मैं इसको अगर चाहते हो कि मैं करूं तो चलो यहां देखना. हियर आई एम डूइंग द वर्किंग. 30 × 59c29 will be 30 × 59 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल. ठीक. इसको मैंने लिखा 30 × 60 फैक्टोरियल. 60 फैक्टोरियल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, नीचे एक 60 लाना पड़ेगा. दूसरा ये 29 फैक्टोरियल है तो इसको मैंने बना दिया 30 फैक्टोरियल, तो उसके लिए ऊपर मुझे एक 30 करना पड़ेगा. तो अगर तुम चीज़ों को समझो तो यहाँ पे एक 2 बचेगा. देखो मैंने क्या किया, 59 को मुझे 60 फैक्टोरियल बनाना है, तो ऊपर एक 60 किया नीचे 60 किया, तो ऊपर तो 60 फैक्टोरियल बन गया, नीचे एक एक्स्ट्रा 60 आ गया. 29 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल बनाना है तो उसके लिए मैंने नीचे एक 30 किया ऊपर एक 30 किया, तो नीचे वाले 30 ने तो 30 फैक्टोरियल बना लिया. अब ऊपर एक एक्स्ट्रा 30 आया, नीचे एक एक्स्ट्रा 60 आया, मिलके उन्होंने क्या बना लिया, 2. अब ये 2 30 को कैंसिल करेगा तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 15.
तो प्रॉब्लम में देख लो क्या पूछा गया था, अल्फा टाइम्स 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा? तो वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 50। गेटिंग इट? कि प्रॉब्लम में फिर से दो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन लिया गया, बट दिस टाइम इनटू में नंबर्स थे, तो एक सीरीज हम लोग ने ली डिफरेंशिएशन करके और दूसरी सीरीज ली x को 1/x रिप्लेस करके, और दूसरी वाली सीरीज हम लोग ने यही स्टैंडर्ड वाली ली। ओके चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम पढ़ो देखो। AR is the coefficient of x to the power 10 minus r in the binomial expansion 1 plus x whole to the power 10. प्रॉब्लम हैज नथिंग, केवल आपके इमोशन से खेला गया है। इस तरह के एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है? NCR x की पावर r होता है, जनरल टर्म इसमें x की पावर r होता है। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि जो AR है वो किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 10 माइनस r का। अब जब आप इसका जनरल टर्म लिखते हो तो x की पावर r आता है, तब आप बोलोगे साहब ये 10 माइनस r तो दिख ही नहीं रहा। फिर बताओ, अगर मैं x प्लस 1 ले लू, इफ आई स्टार्ट विद x प्लस 1 होल टू द पावर 10, 1 प्लस x प्लस 1 बोथ आर सेम, नथिंग डिफरेंट। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या मिल गया? इसके अंदर जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म विल बी 10 CR x की पावर 10 माइनस r। ओके, सो क्लियरली प्रॉब्लम में जिसको AR बोला गया दैट इज व्हाट? दैट इज 10 CR। अब जो समेशन कैलकुलेट करना है दैट इज समेशन r क्यूब AR अपॉन AR minus 1 whole square, R going from 1 to 10. So it is summation R cube 10 CR divided by 10 CR minus 1 whole square. और मुझे याद आ रहा है कि इस तरह का सेम प्रॉब्लम पहले भी जेईई मेन में आया है, अभी 2-3 साल पहले आ चुका है। सो नाउ इसको कैलकुलेट कर दो। अब 10 CR को ओपन करो, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 10 माइनस r, 10 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल 10 माइनस r प्लस 1 11 माइनस r, 11 माइनस r नीचे आएगा, 11 माइनस r ऊपर जाएगा। तो इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट तो ऊपर एक 11 माइनस r मिलेगा, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में r फैक्टोरियल आएगा, r माइनस 1 ऊपर जाएगा, अपॉन में एक r आएगा। ओके, सो we have to calculate r times 11 minus r square. Now it is simply a summation problem, so we have to calculate 11 times summation r it will be summation over r times 121 plus r square minus 22r. Fine. So now 121 times 121 times summation r cube, 22 times summation r square प्लस 121 टाइम समेशन आर। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, ऑल द फॉर्मूला यू नो, नाउ इट कैन बी डन। बोलो बन जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूले रखने हैं, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, योर आंसर विल मैच। ओके, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। r टाइम्स 11 माइनस r का स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट।
ठीक है, आर क्यूब चेक कर लो, सब कुछ सही लिखा है, यस। चले अगले प्रॉब्लम में, चलो नंबर क्वेश्चन नंबर 6, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। अब बोलते हैं इट इज नॉट अ बाइनोमियल, इट इज ट्राइनोमियल। डू वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ ट्राइनोमियल? नहीं, हम लोग जो भी पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल के बारे में। तो हाउ टू मेक दिस प्रॉब्लम, तो आई विल एडवाइस यू टू डू दिस प्रॉब्लम जस्ट एज्यूमिंग इट बाइनोमियल। बाइनोमियल मानते हुए करते हैं। इसको फर्स्ट टर्म लेते हैं, 1/x टू द पावर 7 को फर्स्ट टर्म लेते हैं और 2x + 3x स्क्वायर, इसको हम लोग सेकेंड रखते हैं। ऐसे करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया। ओके, चलो अब इसका जनरल टर्म लिखो सब लोग, इसका जनरल टर्म लिखो। सो tr + 1 5cr 1/x टू द पावर 7 raised to the power 5 - r 2x + 3x square raised to the power r. So 5cr x to the power, ये ऊपर जाके हो जाएगा 7r - 35, x की पावर r बाहर आ गया, 2 + 3x raised to the power r। ठीक है, अब ये अपने आप में फर्दर एक बाइनोमियल हो गया, ये फर्दर एक बाइनोमियल हो गया। अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं। अब इसका अगर जनरल टर्म लिखें, सो नाउ 5cr x to the power 7r - 35 x to the power r। अब मैंने लिखा rcr1 2 raised to the power r - r1 3x raised to the power r1। इसका अपना जो जनरल टर्म होगा वो मैंने लिख दिया। सो 5cr x to the power 8r - 35 rcr1 2 to the power r - r1 3 to the power r1 x to the power r1। अब आइए, अब हमसे चाहिए, हमसे बोला गया कांस्टेंट टर्म, वी आर लुकिंग फॉर कांस्टेंट टर्म। द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, कि ये वाली जो x की पावर दिख रही है और ये वाली जो x की पावर दिख रही है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे। कांस्टेंट टर्म विल कम व्हेन दीज टू पावर ऑफ x आर कैंसिलिंग ईच अदर। अच्छा, r की अगर मैं बात करूं तो r वैल्यू कहां से कहां तक लेगा, r 0 से 5 तक जाएगा, r 0 से 5 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। और r1 0 से r तक जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू असाइन वैल्यूज टू r एंड r1। अब मैं r और r1 को वैल्यू देने जा रहा हूं जिससे ये दोनों x की पावर आपस में कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल r को अगर मैं 0 लेता हूं, r मेरा कहां से कहां तक हो सकता है, r कैन बी 0 to 5। r को अगर मैं 0 लेता हूं तो x की पावर -35, तो r1 को 35 होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल। r को 1 लिया तो x की पावर में कितना आएगा, -27, r1 को 27 होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल। r को 2 लिया, नहीं से काम करेगा। r को 3 लिया, नहीं काम करेगा। r को 4 लिया, r को 4 लेने पे पावर -3, r1 3, इट विल वर्क, इट विल वर्क। r इज इक्वल टू 4, r1 इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4, r1 इज इक्वल टू 3। r को 5 लो, r को 5 लेने पे x की पावर 5 आएगा, r1 को -5 होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल। ओनली एंड ओनली दीज वैल्यूज ऑफ r एंड r1 विल वर्क। तो आंसर की बात करें तो अपना आंसर क्या हुआ, 5c4 4c3 2 raised to the power 1 3 raised to the power 3। this will make our answer that you can calculate। ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 × 4 20, और यहां से आ जाएगा 27 × 2 54, तो 54 × 20, 54 × 20, that is our answer 1080। let's see क्या है प्रॉब्लम का आंसर। यस, प्रॉब्लम हैज आंसर 1080। आया समझ में,
कि आई हैव ट्राइड टू राइट द जनरल टर्म, ट्राइनोमियल था तो जो जनरल टर्म लिखा उसमें फिर से एक बाइनोमियल बन रहा था, उस बाइनोमियल का खुद का जनरल टर्म लिख दिया। तो नाउ ओवरऑल दिस इज द जनरल टर्म ऑफ गिवन ट्राइनोमियल। वी वांट टू एलिमिनेट टर्म ऑफ एक्स। वो तभी होगा ये जब ये दोनों एक्स की पावर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए आर और R1 को वैल्यूज असाइन की गई है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट आगे चलें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, समेशन है। समेशन के अंदर क्या लिखा है? 51 माइनस के C3। चलो इसको ओपन करते हैं, समेशन को ओपन करते हैं। तो क्या चाहिए? 51C3, 50C3, 49C3, 48C3, 47C3, 46C3 एंड 45C3। देखो इन सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में बताओ व्हाट इज स्पेशल? ऊपर का प्रीफिक्स वेरी कर रहा है लेकिन नीचे का सफिक्स सेम है। ऊपर का प्रीफिक्स वेरी कर रहा और नीचे का सफिक्स सेम है। दिस गिवन सीरीज इज सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 3 in a GP 1 plus x whole to the power 51, 1 plus x whole to the power 50 up to 1 plus x whole to the power 45। बताइए, ऐसा समझ में? कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है ना। सो वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 3। एक जीपी जा रही है, जीपी का सम फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n। r कितना है? 1/1 प्लस x। हमारे टर्म्स कितने हैं? टर्म्स हमारे 6 है, सॉरी 45 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, क्योंकि 45 से 51 जा रहा है। 45 से 50, 45 से 56 टर्म, देन 51 से। तो टर्म्स हमारे जो जा रहे हैं दे आर 7/1 माइनस r। सो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 3 in, यहां पे तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स बचेगा, नीचे 1 प्लस एक्स आएगा, ऊपर आके 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 52 कर दिया इसने। यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 7 और साथ में एक x बचा हुआ है। सो नाउ फ्रॉम हियर our requirement is coefficient of x to the power 3 in। देखो ये इसको कैंसिल करेगा, 7 इसको कैंसिल करेगा, इट विल बिकम 45 और फिर वो 45 अंदर गया तो कितना हो गया? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 52 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 45 अपॉन एक्स। ओवरऑल में चाहिए पावर 3, नीचे एक्स पहले से रखा है तो न्यूमरेटर में से क्या ले लें? पावर 4। ओवरऑल में से चाहिए पावर 3, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैज एक्स, तो न्यूमरेटर में से क्या निकाल लें जिससे पावर 3 बन जाए? पावर 4। तो कोएफिशिएंट ऑफ पावर 4 फ्रॉम द न्यूमरेटर हाउ मच? तो आवर आंसर इज 52C4 माइनस 45C4। दैट्स आंसर। गेटिंग इट? चलें आगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया? इट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके चलो आओ। अब इस तरह के रिमाइंडर वाले बड़े प्रॉब्लम इस बार पूछे गए हैं। मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है।
इस तरह के रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछे गए कि 2023 रेज टू द पावर 2023। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम का जो लॉजिक होता है, लॉजिक तो ये कहता है जिससे डिविजिबिलिटी मांगी गई है, आप अगर अपनी नंबर को उसमें एक्सप्रेस कर दें तो डिविजिबिलिटी पता लग जाती है। वी आर लुकिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय 35, तो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ 35। हाउ? चलो 2023 raised to the power 2023. May I write 2030 minus 7 raised to the power 2023? Now, what is special in 2030? 2030 में स्पेशल क्या है? तो 2030 तुम्हारा होता है 35 इंटू 58। चेक करो, 2030 इज व्हाट? 35 इंटू 58। तो ये जो टर्म है ये 35 से डिविजिबल जा रहा। नाउ एज्यूमिंग इट अ बाइनोमियल, इफ आई एक्सपेंड, बाइनोमियल लेते हुए जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? 2023 C नॉट 2030 रेज टू द पावर 2023 प्लस 2023 C1 into 2030 raised to the power 2020 into minus 7। इस तरह से करते 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 at the last I will get 2023 C 2023 into minus 7 raised to the power 2023। ओके, एक इसके पहले वाला टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म की बात करो तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? 2023 C 2022 इंटू 2030 पावर 1 साथ में माइनस 7 रेज टू द पावर 2022। लास्ट टर्म 2023 C 2023 इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर 2023। फाइन। तो देखो बोलते हैं फर्स्ट टर्म से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक सभी में 2030 2030 2030 आ रहा है, और 2030 हमारा क्या है? दैट इज मल्टीपल ऑफ 35। सो नाउ वी कैन से we have 35 times some integer। अच्छा, ये 203 C 203 1 होता है, माइनस 7 टाइम्स 2023। तो इट इज डिविजिबल बाय 35। अब 35 की डिविजिबिलिटी को लेके जो भी प्रॉब्लम कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा? ये वाला टर्म कर रहा होगा। सो 35 टाइम्स सम इंटीजर minus 7 into 7 raised to the power 2022। yes, it can be written। now 35 times some integer minus 7 into 50 minus 1 raised to the power 1011। मैंने इसमें से क्या किया? मैंने इसमें से पावर 2 बाहर ली। पावर 2 बाहर लेके क्या बचेगा? 1011। और जो पावर 2 है वो बना देगी 7 का स्क्वायर 49। कैन बी रिटर्न 50 माइनस 1। आ रहा है समझ में? पक्का? सो 35 टाइम्स इंटीजर माइनस, नाउ अगेन अ बाइनोमियल वी हैव, क्या आएगा? 1011 C0 50 रेज टू द पावर 1011 माइनस 1011 C1 50 रेज टू द पावर 1010। ठीक है, और इस तरह से चलते चले जाएंगे। एक आखिरी में टर्म मिलेगी, दैट इज 1011 C 1011 माइनस 1 रेज टू द पावर 1011।
अब देखो मैं वर्किंग नहीं कर रहा ज्यादा, अब मैं सिंपली समझा रहा हूं। अब अगर आप इस, ये ऑलरेडी 35 से डिविजिबल है, यहां पे ये 7 रखा हुआ है, एंड जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सभी में 50 का टर्म आ रहा है। तो ये जिनको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया सब में 50 का टर्म आ रहा है, और बाहर का 7, बाहर का 7 और अंदर 50 का मल्टीपल, ऑटोमेटिकली 35 से डिविजिबल। 35 से डिविजिबिलिटी के नाम पे दिक्कत अगर करेगा तो कौन करेगा? ये आखिरी वाला टर्म, ये जो आपका आखिरी वाला टर्म है, ये दिस टर्म इज -1, क्योंकि 1011 C1011 विल बी 1, और -1 की पावर, ऑड पावर, ये -1 देगा। तो स्टूडेंट अब ध्यान से समझना, ये ऑलरेडी 35 से डिविजिबल है, सब में 50 का टर्म आ रहा है, और बाहर 7, ये भी सब डिविजिबल है। लेकिन ये बाहर का -7 जब इस -1 से मिलेगा तो केवल 7 बचेगा, जो कि 35 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, प्रॉब्लम में हम लोगों से जो रिमाइंडर पूछा गया था वो रिमाइंडर आ गया है, और वो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? नाउ आई एम राइटिंग द आंसर। जो रिमाइंडर की बात की गई है, दैट रिमाइंडर हैज कम एंड रिमाइंडर इज 7। बोलो, ये 35 से डिविजिबल है, ये सारे टर्म 35 से डिविजिबल है, केवल ये जो आखिरी वाला -1 है, ये बाहर वाला -7 और ये -1 मिलके जब 7 बनाएंगे, दिस 7 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 35, दैट इज आवर रिमाइंडर। तो हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया था व्हाट इज द रिमाइंडर, आंसर इज 7। ओके, क्लियर, समझ गए? चलो आगे आंसर हमारा नेक्स्ट क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो एकदम स्कूल लेवल का प्रॉब्लम है, आपके स्कूल बुक में पाया जाता है कि बाइनोमियल के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट है दे आर इन द रेशियो 2:5:8, देन द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। बनाओ, वीडियो पॉज करो, इस प्रॉब्लम को आप खुद से अटेम्प्ट करिए, एवरीवन कैन डू इट। सो लेट 3 consecutive terms are tr minus 1 tr plus 1 tr plus 2। ओके, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने लिए हैं। नाउ कोफिशिएंट in tr, it will be ncr minus 1 2 to the power r minus 1, coefficient in tr plus 1 ncr 2 to the power r, coefficient in tr plus 2 ncr plus 1 2 to the power r plus 1। ओके, अब जो हमें गिवन है उस पे आते हैं। गिवन क्या क्या है? सो ncr minus 1 2 to the power r minus 1 upon ncr 2 to the power r, it is 2/5। और क्या बोला गया है? ncr 2 to the power r divided by ncr plus 1 2 to the power r plus 1, it is 5/8। स्टूडेंट, अब ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं जा रहा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे एन और आर में रिलेशन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे एन और आर में दूसरा रिलेशन आएगा। सॉल्विंग दोस टू हमें एन मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है? कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इन द मिडिल। मिडिल टर्म कौन सी है? हमारी ये वाली है, मतलब इन तीनों का मिडिल पूछा है, बाइनोमियल का मिडिल नहीं पूछा है, इन तीनों का मिडिल वो ये वाली टर्म है। एन और आर मिल जाएगा, उसको लाके यहां रख देना, यू विल गेट द आंसर। इज इट? कि इन दोनों को सॉल्व करके हमें एन की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। फाइन, वंस वी हैव एन एंड आर, प्रॉब्लम हमारा खत्म। ओके, सो आई एम लिविंग इट हियर एंड कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए
एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अ बाइनोमियल इज गिवन, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस n, इन सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, बोला गया है दे आर इक्वल, देन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यस, यू पीपल कैन डू इट, बनाओ, अपने से बनाओ। चलो मैं यहां पे कर रहा इसे, अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब रेज टू द पावर 11। नाउ जनरल टर्म इज 11 CR अल्फा एक्स होल टू द पावर 11 माइनस r minus 1 upon beta x cube raised to the power r. So it is 11 CR alpha raised to the power 11 minus r divided by beta to the power r minus 1 to the power r x to the power 11 minus 4r. बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 9. सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 9. मुझे चाहिए x की पावर माइनस 9, x की पावर माइनस 9 चाहिए. तो x की पावर माइनस 9 लाने के लिए r को कितना होना पड़ेगा? x की पावर माइनस 9 लाने के लिए r को 5 होना पड़ेगा. r अगर 5 हो जाए तो 11 माइनस 20 माइनस 9. सो r 5 होना चाहिए. दैट मीन्स 11c5 अल्फा टू द पावर 6 अपॉन बीटा टू द पावर 5 इंटू माइनस 1 टू द पावर 5. ओके, नाउ सेकेंड बाइनोमियल पे आइए. सेकेंड बाइनोमियल क्या है? दैट इज अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब होल टू द पावर 11. इसके अंदर जनरल टर्म 11cr अल्फा एक्स क्यूब होल टू द पावर 11 माइनस r इंटू 1 अपॉन बीटा एक्स होल टू द पावर r. इट इज 11cr अल्फा रेज टू द पावर 11 माइनस r x raised to the power 33 minus 3r upon beta to the power r x to the power r. So 11cr alpha की पावर 11 minus r upon beta to the power r x to the power 33 minus 4r. इसके अंदर हम लोगों को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9. फाइन. सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9. नाउ मुझे इसके अंदर क्या चाहिए? x की पावर 9 चाहिए. x की पावर 9 कब आएगी? जब r मेरा कितना हो जाए? 5 नहीं, 33 माइनस 20 13 हो जाएगा. r 6 हो जाए. r अगर 6 हो जाए तो 33 माइनस 24 9. तो r को 6 होना पड़ेगा. सो 11c6 अल्फा टू द पावर 5 अपॉन बीटा टू द पावर 6. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9. नाउ आई एम लीविंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू. बहुत इजी है. अब प्रॉब्लम में कहा गया है कि दीज टू आर इक्वल. इन दोनों को इक्वेट कर दो. 11c5 11c6 कैंसिल हो जाएगा. और जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फा बीटा माइनस 1 आएगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा. आई होप इसका आंसर 1 होना चाहिए. यस, आंसर इज 1. इस तरह का प्रॉब्लम भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ है. ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के एग्जाम से सेम टू सेम मैच कर रहा है. ओके, लास्ट में जो मैंने 2 कोफिशिएंट निकाले हैं, प्रॉब्लम ने बोला है कि 2 कोफिशिएंट्स आर इक्वल. तो ये कोफिशिएंट ऑफ पावर माइनस 9 ये जो मैंने निकाला एंड कोफिशिएंट ऑफ 9 ये जो मैंने निकाला. नाउ वी हैव टू इक्वेट दीज 2 कोफिशिएंट. इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, अल्फा बीटा का रिलेशन आ जाएगा. वी विल गेट आवर आंसर. एकदम इजी प्रॉब्लम. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x. प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल है. इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज k. देखो अब याद करो, ये तो एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है ना. इसको जब ओपन करते हो तो क्या आता है? NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x स्क्वायर. उसने बोला कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x. बहुत इजी है. इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर क्या मिलेंगे? NC1 NC3 NC5 NC7. वही तो बोला है. बोला है कि उनका सम क्या है? k के इक्वल है.
फिर क्या बोला है, मिडिल टर्म इन दिस इज अल्फा। चलो बहुत इजी है, आप सब बना सकते हो, सब एवरीवन कैन डू इट, एकदम इजी प्रॉब्लम है। चलो बनाओ अपने से पहले। सो गिवन है k इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 99 माइनस 1, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। NC1 NC3 NC5 ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। इसने जो बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x NC1 NC3 NC5 NC7 वो सब क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। तो k हमारा है 2 की पावर 99 माइनस 1। नाउ मिडिल टर्म की बात की जा रही है, मिडिल टर्म इन 2 प्लस 1 बाई रूट 2 रेज टू द पावर 200। मिडिल टर्म हमारी पावर कैसी है, इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, n बाई 2 प्लस 1 टर्म, तो मिडिल टर्म होगा t 200 बाई 2 प्लस 1, दैट इज t 100 प्लस 1। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 200 c 100 2 की पावर 200 माइनस 100 1 बाई रूट 2 रेज टू द पावर 100। ये हो गया मिडिल टर्म। ओके, सो इट इज 200 c 100, यहां से आएगा 2 की पावर 100 और ये 2 की पावर 50, तो ये बचा 2 की पावर 50। फाइन, प्रॉब्लम में इसको अल्फा का नाम दिया गया है, दिस इज अल्फा। तो अल्फा आ गया, क्या आ गया, अब ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ k 2 की पावर 98 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको बोला है पेयर t कॉमा n। तो ये जो मैंने k की वैल्यू निकाल दी है, अल्फा की वैल्यू निकाल दी है, k और अल्फा यू हैव टू पुट हियर, देन कंपेयर लेफ्ट एंड राइट, यू विल गेट t m n, सब आ जाएगा, आपको आपका पेयर पता लग जाएगा। ओके, शुड आई लीव इट हियर, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 301, अ सीरीज इज गिवन इन विच वी आर लुकिंग फॉर x की पावर 301। बहुत आसान है, जीपी है कि नहीं, देखो एक जीपी जा रही है, जीपी जिसका कॉमन रेशियो x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पहले जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, तान उसमें रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट निकल आएगा। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से बनाओ, चलो करो, आई एम डूइंग इट हियर। कि हमारी रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 301 n। मैंने कहा ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट इज जीपी विद r इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स। सो मैं जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, दैट इज a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो, देखो कहानी कहां से शुरू हुई, इसमें x नहीं है मतलब x की पावर 0, और कहां तक जा रहे हो, x की पावर 500 तक। तो टर्म्स मेरे हैं 501, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो नाउ इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 301 n, डिनोमिनेटर से एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 501, इधर ही आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 501 माइनस एक्स टू द पावर 501। यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 बचेगा और अपॉन का आ जाएगा 1 एलसीएम जो लिया था उसका पावर 5, ये कैंसिल हो गया। सो नाउ सिंपल रिक्वायरमेंट इज व्हाट, 301 चाहिए मुझे इसके अंदर, अब 301 मुझे इसके अंदर चाहिए, तो दैट इज सिंपली व्हाट 501 c 301, दैट्स माय आंसर। गेटिंग इट, इसमें से तो 301 आएगा नहीं, जो भी 301 आएगा इसमें से आएगा, एंड दैट इज व्हाट 501 c 301। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो यस आवर आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन 2 501 c 301। इज इट, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम था।
चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करके आ रहे हैं बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, x की पावर 15 चाहिए इन अ गिवन बाइनोमियल, इन सेकंड बाइनोमियल x की पावर -15। फिर बोला है कि कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। मतलब मैं देख रहा हूं कि जेई मेन वालों ने वो कहते नहीं कि इक्विलिब्रियम बनाया, कि इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम किसी शिफ्ट में पूछा था, तब जरूरी हो गया है कि वापस किसी और शिफ्ट में सेम प्रॉब्लम पूछा जाए। बनाओ सब, all of you can do this problem easily, do it. So we have binomial ax cube plus 1 upon b times x raised to the power 1 by 3 whole to the power 15. इसका जनरल टर्म 15 CR ax cube raised to the power 15 minus r into 1 upon b times x to the power 1 by 3 r. Okay, now it is 15 CR a raised to the power 15 minus r, यहां से तुम्हें x की पावर मिलेगी कितनी 45 माइनस 3r, और यहां वाली आएगी r by 3 अपॉन में b to the power r। क्या चाहिए हमें, we want coefficient of x की पावर 15, so coefficient of x to the power 15। अब मुझे चाहिए x की पावर 15 चाहिए, तो ये कितना है 45 माइनस दिस विल मेक 3 3 जा 9, 9 माइनस 9r माइनस r, ये मिलकर 10r, तो 45 माइनस 10r बाई 3, 45 माइनस 10r बाई 3, r को होना पड़ेगा 9, r अगर 9 हो जाए, r अगर 9 हो जाए तो ये 27 और ये तुम्हारा 3, तो 45 माइनस 30 15 आ जाएगा, तो r को होना पड़ेगा 9, दैट मीन्स 50c9 a टू द पावर 6 अपॉन b टू द पावर 9। ये कोफिशिएंट आ गया, मैंने कहा r को होना पड़ेगा 9। नाउ अब जो हमारा दूसरा बाइनोमियल है दैट इज a टाइम x टू द पावर 1 by 3 माइनस 1 अपॉन bx क्यूब रेस्ट होल टू द पावर 15। इसके अंदर जनरल टर्म 15 CR a टाइम x to the power 1 by 3 15 minus r minus 1 upon bx cube raised to the power r. So 15 CR a to the power 15 minus r upon minus b raised to the power r। ये यहां से निकलेगा पावर 3r ऊपर आके, तो ये x की पावर हो गया 5 माइनस r बाई 3 माइनस 3r। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15। फाइन, सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15 मुझे चाहिए। तो x की पावर माइनस 15 r, देखो यहाँ पे r क्या था 9 था, यहाँ पे r देखो, मतलब मेरा तुक्का मैं मार रहा हूँ, अब सोचना कैसे मारा, होपफुली r इक्वल टू 6 यहाँ पे काम करेगा। r को 6 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और r को 6 रखोगे तो 18, तो -2 माइनस 18 माइनस 20, और 5 माइनस 20 माइनस 15, तो r इक्वल टू 6, 15c6 a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई माइनस b रेज टू द पावर 6। ओके, तो ये आ गया x की पावर -15 का कोफिशिएंट, और ये था x की पावर 15 का। प्रॉब्लम ने बोला है कि दोनों क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। नाउ दीज टू वी हैव टू इक्वेट, इनको आपस में इक्वेट कर दीजिए, a और b का रिलेशन आ जाएगा, दैट्स अवर रिक्वायरमेंट, इज इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि क्लासेस में किया जाता है। ओके, बाइनोमियल है, और बाइनोमियल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, इर्रेशनल टर्म्स दिख रहा। प्रॉब्लम में निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, व्हाट डज इट मीन। इस बाइनोमियल का इंटीजर पार्ट चाहिए, इस बाइनोमियल का इंटीजर पार्ट चाहिए, ठीक। लेट्स सी हाउ टू हैंडल सच प्रॉब्लम्स। Let 8 root 3 plus 13 whole to the power
13 इज इक्वल टू आई प्लस एफ, जहां पे आई क्या है इंटीजर और एफ क्या है, एफ 0 to 1 है। सिमिलरली 7√2 plus 9 whole to the power 9, it is also something I1 plus, या इसको भी मैं I plus F, once again F क्या है 0 to 1, फाइन। अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं 8√3 minus 13। अब आप इसको देखना, ये एक डेसिमल है तो इसकी पावर 13 भी क्या आएगी, एक डेसिमल ही आएगी। सो उसको मैंने कुछ नाम दे दिया F1 और F1 मेरा 0 to 1। सेम स्टोरी है, इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया और उसको मैंने नाम दिया F1। F1 क्या है 0 to 1 के बीच में। नाउ इस बाइनोमियल को मैंने एक्सपेंड किया, इस बाइनोमियल को मैंने एक्सपेंड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। याद रखना दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 2 times 13c1 8√3 रेज टू द पावर 12, 13 की पावर 1, 13c3 8√3 रेज टू द पावर 10, 13 की पावर 3 एंड सो ऑन। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा I प्लस F माइनस F1। नाउ स्टूडेंट F 0 से 1 है, F1 0 to 1 है, तो F माइनस F1 क्या होगा, -1 to 1 होगा। F माइनस F1 विल बी -1 to 1। F माइनस F1, पहले तो तुम इसको देखो, ये चीज तुम्हारी क्या है, ये इट इज एन इवन इंटीजर है। ये सारे टर्म आपके इंटीजर आएंगे क्योंकि पावर आपकी इवन जा रही है, √3 की पावर इवन जा रही है तो ये सारे इंटीजर आएंगे और 2 है तो इवन इंटीजर। अब F माइनस F1 को इंटीजर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा भाई, लेफ्ट आपका पूरा इंटीजर है, राइट में इंटीजर प्लस समथिंग है तो समथिंग को इंटीजर होना पड़ेगा। और इंटीजर के नाम पे F माइनस F1 विल बी 0। बताओ कैसे, F 0 से 1 है, F1 0 से 1 है तो F माइनस F1 का मूवमेंट -1 से 1 होगा और F माइनस F1 इंटीजर चाहिए, इट मस्ट बी 0। तो ओवरऑल अगर मैं I की बात करूं, ओवरऑल में I की बात करूं तो I मुझे क्या मिल रहा है, I मुझे मिल रहा है इवन इंटीजर, I मुझे मिल रहा है इवन इंटीजर। I मैंने किसको लिया था, I मैंने लिया था बाइनोमियल के अंदर इंटीजर पार्ट को, और I किसको डिनोट करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिनोट करेगा। I किसको डिनोट करेगा, I डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x को। ये जो I है इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में मुझे पता लग गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज व्हाट, इवन इंटीजर। सिमिलर कैलकुलेशन इज हियर, सिमिलर कैलकुलेशन इज हियर। इन दोनों को भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 times 9c1 7√2 की पावर 8 इंटू 9, 9c3 7√2 रेज टू द पावर 6 इंटू 9 क्यूब एंड सो ऑन। और ये चीज इक्वल है किसके, I प्लस F माइनस F1। सेम लॉजिक जो अभी हम लोगों ने लेफ्ट में लॉजिक यूज किया, सेम लॉजिक इज हियर। दिस इज इवन इंटीजर, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, और इंटीजर के नाम पे इट इज 0। तो इट मींस I आ गया मेरा क्या, I आ गया इवन इंटीजर। एंड इन दिस राइट हैंड साइड कैलकुलेशन I किसके बराबर है, I मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर y, I का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर y। सो
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है? इवन इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई क्या है? इट इज ऑल्सो इवन इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, बोथ आर इवन इंटीजर. अब आंसर देखते हैं. ऑड इवन, इवन ऑड, बोथ ऑड. केवल एक ही आंसर है जो कि एग्री करेगा. वी हैव गॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, बोथ इवन इंटीजर. तो इसको एग्री करने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इज इवन. ओके, क्लियर? आगे चले. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए. क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 50th रूट ऑफ अ नंबर x is 12. 50th रूट ऑफ another number y is 18. Then remainder obtained on dividing x plus y by 25. क्या मीनिंग हुआ इसका? 50th रूट, तो मैं ये बोलूंगा given to me x raised to the power 1 by 50 is equal to 12 and y raised to the power 1 by 50 is equal to 18. It means x plus y 12 raised to the power 50 plus 18 raised to the power 50. Fine. तो now I have to find remainder. मुझे रिमाइंडर पता करना है when this expression is divided by 25. इसको 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? आज हम लोगों ने क्लास में एक प्रॉब्लम इससे पहले किया हुआ रिमाइंडर वाला, कि जिससे डिवाइड करना होता है we must write our expression in terms of divisor. जिससे हमें डिवाइड करना है. हमें डिवाइड किससे करना है? 25 से. तो लेट्स सी माय कैलकुलेशन व्हाट आई एम डूइंग. आई कैन राइट 144 रेज टू द पावर 25 प्लस 324 रेज टू द पावर 25. फाइन. मैंने क्या किया? मैंने पावर 2 को अंदर ले लिया. नाउ 144 को क्या लिखेंगे? 150 माइनस 6. और 324 को क्या लिखेंगे? 325 माइनस 1. इज इट? कि मेरा एक और एक ही एम है क्या? 25 से के टर्म्स में कन्वर्ट करना. तो 150 25 से डिविजिबल होगा, 325 25 से डिविजिबल होगा. नाउ अब अगर हम लोग बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा? 25 C नॉट 150 रेज टू द पावर 25, 25 C1 150 raised to the power 24 into minus 6 1 25 C2 150 raised to the power 23 minus 6 स्क्वायर. और इस तरह से करते करते जो लास्ट टर्म जाएगी that is 25C25 minus 6 raised to the power 25. सेकेंड वाला बाइनोमियल क्या चलेगा? सेकेंड वाला बाइनोमियल 25C नॉट 325 raised to the power 25, 25C1 325 raised to the power 24, 25C2 325 raised to the power 23 minus 1 square, and the last term 25C25 minus 1 raised to the power 25. Is it? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक ये पूरा 25 से डिविजिबल होगा क्योंकि 150 का टर्म सब में आएगा. सिमिलरली यहां से लेके यहां तक ये पूरा 25 से डिविजिबल होगा क्योंकि 325 सब में आएगा. अब ये फर्स्ट वाले एक्सपेंशन का लास्ट टर्म एंड सिमिलरली सेकेंड वाले एक्सपेंशन का लास्ट टर्म, ये दोनों रह जाएंगे जो कि 25 से डिविजिबल नहीं है. बाकी सब कुछ 25 से डिविजिबल है. सो आई हैव 25 टाइम्स सम इंटीजर i माइनस 6 raised to the power 25 minus 1. Now 25 I minus
1 plus 5 raised to the power 25 minus 1, it is 25i minus, is it? अब इसको बताइए, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपको पहला टर्म क्या मिलेगा? पहला टर्म मिलेगा 25 सी नॉट, पहला टर्म मिलेगा 25 सी नॉट मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 25 C1, 25 C1 इंटू 5, फिर मिलेगा 25 C2 5 स्क्वायर। यहां से जो आपको टर्म्स मिलेंगी वो आपको ऐसी मिलेंगी, 1 प्लस 25 C1 इंटू 5, 25 C2 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। आखिरी टर्म 25 C 25, 5 की पावर 25 और ये -1, ओके। So now I can say I have 25i और यहां से भी इतना, देखो ये पूरा 25 का मल्टीपल है, लेकिन ये वाला 1 और ये वाला 1 ये बच रहा है, तो आई हैव 25i माइनस सम 25i1 माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट, जो पूरा एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो सिंप्लीफाई करने के बाद आखिरी में कुछ ऐसा आ रहा है, 25i 25i1 और आखिरी में क्या बच रहा है? -2। तो ये 25 से डिविजिबल है, ये 25 से डिविजिबल है, लेकिन -2 को जब तुम 25 से डिवाइड करोगे, -2 को 25 से डिवाइड करोगे, दिस इज आई एम राइटिंग हियर, रिमाइंडर when -2 divided by 25, बोलिए व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 23। क्या सभी को ये लॉजिक समझ में आता है? इफ यू आर डिवाइडिंग अ नेगेटिव नंबर, तो जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होता है। अगर +2 होता, +2 डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर क्या हो जाता? 2 हो जाता, बट इट इज -2, तो -2 डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर विल बी 23। रटना है तो रट लो, नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाई सम पॉजिटिव, रिमाइंडर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम होता है। और समझना चाहो तो -2 को लिखा गया क्या? -25 + 23। -2 को डिवाइड करने से पहले क्या लिखेंगे? -25 + 23, then divided by 25, remainder is 23. So this problem has answer 23. Is it? This problem has answer 23. चलें आगे। Question number 16. Alpha is smallest number such that expansion of this binomial has a term बीटा टाइम x की पावर माइनस अल्फा। एकदम इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है, आप लोग बना सकते हो, करो। सो x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 2/x³ होल टू द पावर 30। जनरल टर्म 30 CR x रेज टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 30 माइनस r इंटू 2/x³ रेज टू द पावर r। So it is 30 CR x raised to the power 20 minus 2r/3 minus 3r into 2 की पावर r। It is 30 CR into 2 की पावर r into x to the power। इन पावर्स को कंबाइन कर लीजिए, इट इज 20 माइनस ये तुम्हारा 3 3 9 11r/3। इज इट? अब प्रॉब्लम ने क्या बोला है? प्रॉब्लम ने बोला है बीटा टाइम x to the power माइनस अल्फा। तो नाउ यू कैन से
कि दिस होल इज बीटा और ये मेरा है x की पावर माइनस अल्फा. अल्फा शुड बी द स्मॉलेस्ट. उसने बोला है अल्फा शुड बी द स्मॉलेस्ट. मतलब अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 11r/3. अब मुझे अल्फा की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए. आई नीड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. आई नीड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया, अच्छा अल्फा पॉजिटिव है, याद रखना अल्फा मेरा पॉजिटिव है. तो अल्फा हो गया 11r/3 माइनस 20. अल्फा हो गया 11r/3 माइनस 20. अब आर की वैल्यूज आप रखो, आर की वैल्यूज रखो जिससे आपको अल्फा है. आर तुम्हारा 0, तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा तुम्हारा चला गया माइनस 20, किसी काम का नहीं है. तो अल्फा है 11r/3 माइनस 20 और अल्फा तुम्हें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. तो आर में आर तुमको रखना चाहिए क्या? आर को तुम रखो 4, इट विल नॉट वर्क. आर को रखो 5, इट विल नॉट वर्क. आर को रखो 6, आर को 6 रखो. आर को 6 रखोगे तो अल्फा तुम्हारा 2 आ जाएगा. आर को 6 रखोगे अल्फा विल कम 2 एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. आर को अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए. आर की वैल्यू जब तुम 6 रखोगे, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखोगे तो अल्फा निगेटिव आ रहा है. आर की वैल्यू 6 रखोगे तो अल्फा 2 आया. आर 7 रखोगे तो अल्फा की और बड़ी वैल्यूज आने लगेंगी. हमें अल्फा पॉजिटिव चाहिए और स्मॉलेस्ट चाहिए, ये बात याद रखना, अल्फा पॉजिटिव चाहिए. तो आर की वैल्यूज रख के अल्फा निकलेगा. जब मैं आर की वैल्यूज रखता हूं तो 0 1 2 3 4 5 रखने पे अल्फा निगेटिव आ रहा है. आर की वैल्यू 6 रखने पे अल्फा पॉजिटिव आ रहा है. अब आर की वैल्यू 6 के ऊपर रखेंगे तो अल्फा पॉजिटिव तो आएगा लेकिन वैल्यू बढ़ रही है. तो आई हैव टू टेक पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट. दैट विल कम व्हेन आर इज 2. यहां पे लिख लो अल्फा स्मॉलेस्ट इज 2 पुटिंग आर इज इक्वल टू 6. आर को 6 रखने पे वी आर गेटिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल टू 2. ओके, चलो इसका आंसर देख लो. आंसर क्या था? यस, प्रॉब्लम हैज आंसर 2. आगे चले नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 17. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बड़े डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम इस बार पूछे गए हैं. नाउ 5 raised to the power 99. 5 raised to the power 99 divided by 11. Again the logic. We should convert this expression in terms of 11. Let's see how. I hope थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा. It can be written 5 raised to the power 33. 5 क्यूब को 125. Now 121 plus 4. ओके, हमारा जो टारगेट है 11 में कन्वर्ट करना. नाउ 121 क्लियरली 11 का मल्टीपल होता है. अब जब इसको ओपन करोगे तो किस तरह के टर्म आएंगे? 33c0 121 रेज टू द पावर 33. 33c1 121 रेज टू द पावर 32. 33c2 121 रेज टू द पावर 31. और इस तरह से चलते चले जाओगे. लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 33c 33 और मैंने यहाँ पे 4 मिस कर दिया. यहाँ पे एक 4 स्क्वायर है और यहाँ आएगा 4 की पावर 33. राइट, फ्रॉम फर्स्ट टर्म अप टू सेकेंड लास्ट टर्म. फ्रॉम फर्स्ट टर्म अप टू सेकेंड लास्ट टर्म ये पूरी चीज क्लियरली 11 से डिविजिबल है. तो मैं इसको लिख रहा हूं 11i और प्लस ये 33c 1 होता है 4 की पावर 33. इज इट? यहां तक आ गए हम लोग. ये तो 11 से डिविजिबल है लेकिन ये 11 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो नाउ 11i प्लस क्या करें, इसमें से 3 ले लो तो 4 की पावर 3 64 रेज टू द पावर 11. 11i प्लस अब 64 के साथ क्या कर सकते हैं, इसको 66 में लिख सकते हैं. 66 माइनस 2. अब जब इसको एक्सपैंड करोगे तो 11i यहां से मुझे टर्म्स मिलेंगी कैसी,
11c0 66 की पावर 11, 11c1 66 की पावर 10 इंटू -2, और लास्ट में एक टर्म आएगी क्या, 11c11 -2 की पावर 11, 11c11 -2 की पावर 11। ठीक है, देखो फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। सेकेंड लास्ट टर्म तक 66 आएगा, 66 की पावर 11, 66 की पावर 10, सेकेंड लास्ट टर्म तक 66 आएगा, 66 आएगा मतलब 11 से डिविजिबल। सो नाउ वी हैव 11 टाइम्स i प्लस 11 टाइम्स सम i1 माइनस 2 की पावर 11, है ना। ये 11 से डिविजिबल चला जाएगा, ये 11 से डिविजिबल चला जाएगा, और आखिरी में टर्म बच रही है क्या, आखिरी में टर्म बच रही है 2 की पावर 11। नाउ दैट वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि इतना तो 2 की पावर हम लोगों को आती है। सो वी हैव 11i प्लस 11i1 माइनस, वी हैव 2 की पावर 11। बताओ 2 की पावर 11 कितना होता है, 2 की पावर 11, 2 की पावर 10 इंटू 1, 2 की पावर 5 तुम्हारा होता है कितना, 32, 32 इंटू 32 वो तुम्हारा कितना चला जाता है 1024, और 1024 इंटू 2, तो ये माइनस का जाएगा 2048, माइनस का जाएगा 2048, या 1024 इंटू 2 माइनस का। अब इसको 11 से डिवाइड, ये 11 से डिविजिबल, ये 11 से डिविजिबल, इसको 11 से डिवाइड करो, किसमें 11 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आता है, तो वी हैव 11i प्लस 11i1 माइनस 11, या इसको प्लस लिख के 11 के साथ इनटू में, चलो इसको 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, फिर बचा 94, 94 बचा, तो 11 8 जा 88, बचा 68, 11, तो ये आखिरी में अगर तुम चेक करोगे तो 11i3, साथ में एक -2 आ रहा है। ओके, तो देखो सब कुछ 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये दिक्कत करेगा, तो जब आप इसको 11 से डिवाइड मारोगे सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा -2। अब लेकिन फिर से वही बात आ गई, तो अल्टीमेटली -2 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर विल बी 9, रिमाइंडर विल बी 9, रिमाइंडर की बात करोगे तो रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर इज 9। ओके, 11 से डिविजिबल जा रहा है, ये 11 से डिविजिबल, ये 11 से डिविजिबल, जब इसको 11 से डिवाइड करते हो तो -2 बचता है, लेकिन रिमाइंडर क्या लेंगे, रिमाइंडर हम लेंगे 9, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं लेते, ये बात याद रखना, रिमाइंडर इज नेवर टेकन निगेटिव। क्या किया गया है, ये जो -11i3 इंटू -2 है, इस -2 को लिखा गया -11 प्लस 9। अब जब 11 से डिवाइड किया गया तो 9/11 बचा, तो रिमाइंडर इज 9। ओके, चलिए कहां तक आ गया, 17। नाउ 18, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम, x की पावर -6 का कोफिशिएंट, बहुत आसान है, जनरल टर्म 9cr 4x/5 रेज टू द पावर 9 - r 5/2x² रेज टू द पावर r, so 9cr 4/5 रेज टू द पावर 9 - r 5/2 रेज टू द पावर r। अब यहां से आएगा x की पावर 9 - r और -2r, तो x की पावर 9 - 3r। हमें क्या चाहिए, x की पावर -6, तो फॉर x टू द पावर -6 9 - 3r इज इक्वल टू -6, इट इम्प्लाइज 3r इधर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी मेरी गलती है, -6 इधर आ जाएगा, 15 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 9c5 4/5 रेज टू द पावर 9 - 5 5/2
रेज टू द पावर 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, फाइन, इसको कैलकुलेट कर लेना, दिस विल मेक अवर आंसर। ओके, चले आगे, चलो नंबर 19, व्हाट इज दैट? कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन is minus 84 and the coefficient of x to the power minus coefficient of x to the power minus 3l is 2 raised to the power alpha into beta। बीटा निगेटिव है, ऑड नंबर है, देन मॉड ओवर अल्फा l, ये l है, x to the power l, x to the power minus 3l। ओके, दैट वी हैव टू गेट। बना लोगे? बोलो, चलो। तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म क्या आया? 9CR x टू द पावर 5/2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 9 माइनस r इंटू माइनस 4 अपॉन x टू द पावर l। सो नाउ इट इज 9CR x रेज टू द पावर 45/2 minus 5r/2 divided by 2 raised to the power 9 minus r, here minus 4 to the power r upon x to the power lr। okay, now it is 9CR x to the power 45/2 minus 5r/2 minus lr divided by, दिस इज 2 to the power 9 माइनस r। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से -1 की पावर r अलग कर लिया, और ये कितना हो गया 2 की पावर 2r, उसको मैं नीचे ले गया तो 2 की पावर आ गया 9 माइनस 3r। फाइन, दिस इज अवर जनरल टर्म। अब प्रॉब्लम में उसने क्या बोला? प्रॉब्लम में उसने बोला है कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज -84। तो मैंने ये लिखा फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म के लिए x की पावर को 0 जाना पड़ेगा, तो 45/2 माइनस 45/2 माइनस 5r/2 5r/2 माइनस lr इज इक्वल टू 0। सो इट विल इम्प्लाई 45 माइनस 5r इज इक्वल टू 2lr। 45 minus 5r is equal to 2lr। okay, and minus 84 it will be equal to 9CR minus 1 to the power r divided by 2 to the power 9 minus 3r। फाइन, अब यहां पे स्टूडेंट चेक करना है, यहां थोड़ा हिट एंड ट्रायल का खेल होगा कि अब इसको एग्री करने वाला आर हमें चाहिए, इसको एग्री करने वाला आर हमें चाहिए। तो 81 तुम्हारा क्या है 21 इंटू 4 है, तो यहाँ पे थोड़ी हिट एंड ट्रायल की कहानी है, और उस हिट एंड ट्रायल से आर इज कमिंग 3। आप चेक करो, जब आर को तुम 3 करोगे तो ये पूरा 0 चला जाएगा, और 9C3 वो 84 होता है। मतलब आप सिंपली ये समझो कि इसको अगर आप यहां से नहीं हटाओगे तो ये आपका एक फ्रैक्शन बनाने लग जाएगा। तो r इक्वल टू 3 आ गया। अब r इक्वल टू 3 आ गया तो आपको l मिल जाएगा। फाइन, r और l दोनों मिल गए। अब ये प्रॉब्लम मैं यहीं पे आपके लिए छोड़ रहा हूं, r और l आपको दोनों मिल गए। अब उसने क्या कहा कि x की पावर -3l, l हमें मिल गया, यानी x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट ये होगा वो पता लग जाएगा। तो उससे आपको अल्फा बीटा आ जाएंगे। पुटिंग हियर वी विल गेट द आंसर। सो मेन था r और l आपको मिल गया है, l को पुट करके विच पावर कोफिशिएंट ऑफ विच पावर ऑफ x इज रिक्वायर्ड वो निकाल लेना, दैट इज 2 to the power अल्फा इंटू बीटा। कंपेयर करोगे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा l सब यहां रख देना, वी विल गेट अवर आंसर। इज इट? आगे बढ़ो, चलो। नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 20। अगर क्लिक हो जाए तो इससे आसान प्रॉब्लम कोई नहीं होता, कोई आसान प्रॉब्लम इससे नहीं होता, इससे इजी प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता है। हो रहा किसी को क्लिक? ऊपर 51 फैक्टोरियल हो जाए तो इट कैन बी रिटन व्हाट, ऊपर 51 फैक्टोरियल हो जाए इट कैन बी रिटन व्हाट। मतलब आप सिंपली ये देखो
50 और 1 51, 48 3 51, 46 5 51, 49 2 51. सो क्या करा जाए, 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 5 factorial 46 factorial, and in this way the last one 51 factorial upon 51 factorial 1 factorial, and the second last one 51 factorial upon 49 factorial 2 factorial. Okay, so now 1 upon 51 factorial times it is 51c50, it is 51c3, और मेरी गलती है, इट इज 51c1, इट इज 51c1. इसको हम लोग लिख रहे हैं 51c1. फाइन. 51c5. इन दिस वे दिस इज 51c49 है, 51c49. और इसकी हम लोग अगर बात करें तो यू कैन राइट इट 51c51. देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. अब किसी को लगेगा कि 51c51 क्या होगा, 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 1 फैक्टोरियल, दिस 1 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू 0 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल दोनों 1 होते हैं ना. सो नाउ वी हैव आवर आंसर. ये जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट, बाइनोमियल को अल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम. तो ये सीरीज किसके इक्वल होगी, 2 to the power 51 - 1. अल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n - 1. हाउ मच n, 51. व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 to the power 50 upon 51 फैक्टोरियल. सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड बोनस प्रॉब्लम. क्लिक हो जाए तो लेस देन 1 मिनट टू डू सच प्रॉब्लम. मुझे चूंकि आपको एक्सप्लेन करना है तो आई हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. तो ये मत देखना कि मैंने कितना समय लिया, बट फॉर अ गुड स्टूडेंट इन एग्जाम हॉल लेस देन 1 मिनट. आंसर यस, 2 to the power 50 डिवाइडेड बाई 51 फैक्टोरियल. ओके चलो 20 हो गया, आगे बढ़ते हैं. 21 लीजिए, फिर से रिमाइंडर का प्रॉब्लम आ गया. 19 की पावर 200 और 23 की पावर 200. 19 की पावर 200, 23 की पावर 200. क्या 19 और 23 में कोई कनेक्शन है, 19 और 23 में? सोचो. शुड वी राइट 21 - 2 रेज टू द पावर 200 एंड 21 + 2 रेज टू द पावर 200? बेनिफिट क्या होगा, देखो यहां इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस के टर्म आएंगे, इसमें सारे प्लस के आएंगे. तो आधे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 टाइम्स 200 C0, 21 की पावर 200, 200 C2, 21 रेज टू द पावर 198 इंटू 2 स्क्वायर, 200 C4, 21 रेज टू द पावर 196, 2 to the power 4. In this way, second last term 200C 198, 21 square 2 to the power 198, and the last term 200C 200 2 to the power 200. फाइन. जैसा आज बाकी प्रॉब्लम्स में किया है सेम स्टोरी है. यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन देखो, सभी में तुम्हें क्या आ रहा है, 21 21 21 आ रहा. 21 स्क्वायर होता है 441 एंड 441 इज 49 इंटू 9. ओके, सो 21 की पावर 21 स्क्वायर सब में आ रहा है, 21 स्क्वायर सब में आ रहा है यानी 49 से डिविजिबल. सो नाउ वी हैव 2 टाइम्स 49i plus 2 to the power 200. So it is 2 into 49 into I plus 2 to the power 201. अब जब आप 49 से डिवाइड करोगे तो
ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये दिक्कत करेगा। सो 98i प्लस, इसको मैंने लिख दिया 8 की पावर 67। कैसे? इसमें से मैंने पावर 3 अंदर कर ली तो 2 की पावर 3 8 हो गया। अब 8 से ऐसा मुझे क्या लगाव है तो उसका रीजन है 8 को मैं लिखूंगा 1 + 7, 8 को मैं लिखूंगा 1 + 7। अब 1 + 7 से मुझे 7 की पावर आएंगी जो कि 49 बनाएगी। तो 98i प्लस, यहां से मुझे अब क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा तो यहां से मिलेगा 67c0 प्लस 67c1 इंटू 7 प्लस 67c1 7 स्क्वायर 67c1 7 क्यूब c2 c3 और लास्ट में ये आएगा 7 की पावर 67। फाइन। तो ये सारी टर्म में 7 स्क्वायर होगा, इन सारी टर्म में 7 स्क्वायर होगा, मतलब 49 से डिविजिबल है। तो 49 से डिविजिबिलिटी की अगर बात करोगे तो केवल और केवल ये प्रॉब्लम करेगा। ये 49 से डिविजिबल है, ये पूरी सीरीज 49 से डिविजिबल है, लेकिन ये दो टर्म 49 से डिविजिबल नहीं जाएंगे। 67c0 1 के बराबर और 67c1 67, तो वी हैव 1 प्लस 67 इंटू 7, 1 प्लस 67 इंटू 7। इसको 49 से डिवाइड करके जो बचेगा दैट इज द रिमाइंडर। सो इस कैलकुलेशन को मैं तुम्हें यहां दिखा रहा हूं। 1 प्लस 67 इंटू 7, तो इट इज 1 प्लस 470। तो 470 यू हैव टू डिवाइड बाय 49। वी हैव 470, तो 470 को जब तुम 49 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज 29। क्योंकि जब आप 470 को 49 से डिवाइड करोगे, 470 को 49 से डिवाइड करोगे, दैट विल बी द आंसर। और 470 को 49 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 29। तो हमारा आंसर इज 29। ये 49 से डिविजिबल है, ये 49 से डिविजिबल है। ये जो टर्म है ये बनाती है 470। 470 को 49 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 29। दैट इज अवर आंसर। समझ गए? ओके, चलें अगले प्रॉब्लम पे। चलो, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। क्या? टर्म विदाउट एक्स मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 7315। चलो जल्दी से करते हैं। जनरल टर्म 22CR x raised to the power 2/3 raised to the power 22 minus r alpha upon x cube whole to the power r. It is 22CR x to the power 44/3 minus 2r/3, ये वाला x ऊपर आ जाएगा 3r अल्फा टू द पावर r। अब उसने बोला है टर्म विदाउट x, तो फॉर टर्म विदाउट x, x की पावर 0 करनी पड़ेगी। तो 44/3 इज इक्वल टू, दिस विल मेक 3 3 is 9, 11 r/3। इन दिस वे r is 4। ओके, तो हमें गिवन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हाउ मच? 7। सो 7315 इज इक्वल टू 22c4 अल्फा टू द पावर 4। यहां से आप अल्फा निकाल लेना। ओके, यहां से अल्फा निकाल लेना। अब मॉड अल्फा विल बी अवर आंसर। क्लियर? चलो लास्ट प्रॉब्लम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल कितने प्रॉब्लम बाइनोमियल पे आए थे? 23। सो नाउ वी हैव अवर लास्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ फेब शिफ्ट 2 का। प्रॉब्लम में थोड़ा सा लॉग का खेल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम की लैंग्वेज स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आती है, अदरवाइज प्रॉब्लम में कुछ भी खास नहीं है। एक तगड़ा बाइनोमियल आपको गिवन है। ओके, ये 5 है,
ठीक है, रूट ओवर देन फिफ्थ रूट ऑफ दिस, और ये पूरे की पावर क्या रखी है, m इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दिस। इससे कंफ्यूज मत होना, नो नीड टू गेट कंफ्यूज फ्रॉम दिस टर्म। आपकी देखो, जब आप x प्लस ए होल टू द पावर n, जब भी आप बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो, तो अगर आप ध्यान करो, जो एक्सपेंशन आता है उसमें जो पहला टर्म होता है उसकी पावर गिरती है, और जो दूसरा टर्म होता है उसकी पावर बढ़ती जाती है। तो उसने वही बोला है, इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ, कि सेकेंड टर्म की इंक्रीजिंग पावर में। तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म कुछ खास नहीं। फिर उसने बोला है सिक्स्थ टर्म कितना है, 21। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द फर्स्ट थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो करते हैं, फाइन। तो पहले हमें बाइनोमियल की बात करें तो व्हाट इज अवर बाइनोमियल। देखो थोड़ा पहले मैं लॉग खेल रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो टर्म है, रूट क्या हो जाएगा, रूट तुम्हारा हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब पावर 1/2। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 1/2 लॉग के बाहर आ जाएगा, फिर उस 1/2 को अंदर कर देंगे। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, a रेज टू द पावर log a बेस x इक्वल टू x होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ log विल वर्क हियर, कि log का बेस और ये नीचे वाला बेस सेम हो तो log हट जाता है। तो नाउ दिस टर्म इज 10 माइनस 3 टू द पावर x होल टू द पावर हाफ, और ये वाली जो टर्म है फिफ्थ रूट है तो पावर 1/5 हो जाएगी, पावर 1/5 अंदर आ जाएगी तो x माइनस 2/5 हो जाएगी। इसको फिर log पे ले जाएंगे तो इट इज 3 टू द पावर x माइनस 2/5। तो बाइनोमियल का जो पहला टर्म है दैट इज 10 माइनस 3 टू द पावर x होल टू द पावर हाफ, रूट है तो पावर हाफ हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, log के बाहर आ गया, log के बाहर की चीज को अंदर ले गए। फिफ्थ रूट है, पावर 1/5 हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, log के अंदर ले गए तो 3 की पावर में x माइनस 2/5। ओके, दिस इज अवर बाइनोमियल। तो जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म क्या आएगा, MCR 10 माइनस 3 टू द पावर x रेज टू द पावर हाफ, इस पूरे की पावर m माइनस r 3 टू द पावर x माइनस 2/5 इसकी पावर r। ये जनरल टर्म हो गया। अब उसने बोला है सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म कितना है, सिक्स्थ टर्म इज 21। सिक्स्थ टर्म इज 21। तो सिक्स्थ टर्म के लिए, सिक्स्थ टर्म जो हमें 21 गिवन है उसके लिए r कितना हो जाएगा, उसके लिए r विल बिकम 5। सो MC5 10 माइनस 3 टू द पावर x, और r की जगह मुझे रखना है 5। सो m माइनस 5/2 here 3 रेज टू द पावर x माइनस 2 into r/5। अच्छा सॉरी, r तो 5 रखना था ना, r तो मुझे 5 रखना है, r मुझे 5 लेना है, तो ये मेरे कैंसिल हो गए। ठीक है, r तो अपने को 5 लेना था। तो एक इक्वेशन हमारे पास ही है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में उसने क्या बोली है, इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपी। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड क्या होगा, दैट इज MC1, थर्ड का MC2 और फोर्थ का MC3। उसने बोला है दे आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स MC2 इज इक्वल टू MC1 प्लस MC3। यहां से m निकाल लो। ओके, यहां से आप m की वैल्यूज निकाल लो, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लो। फाइन, वो जो m की वैल्यू निकलेगी उसको यहां पे लाके पुट कर देना। यहां से आपको m की वैल्यू निकालनी है, वो m की वैल्यू निकालो, निकल आएगी। इसको ओपन कर देना, इसको ओपन कर देना, m की वैल्यू निकल आएगी। जो m की वैल्यू निकलेगी उसको आप यहां पे लाके रख देना, जो भी m की वैल्यू निकलेगी उसको आप यहां पे लाके रख देना।
यहां पे लाके रखने के बाद जो 3 की पावर x का टर्म है उसको t ले लेना, होपफुली एक इक्वेशन जो बनेगी उससे t सॉल्व हो जाएगा, 3 की पावर x आ जाएगा, x की वैल्यूज आ जाएंगी। हमसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। फिर से सुनना, इसको सॉल्व करो, m निकल आएगा, m को यहां पे लाके रख देना, m को यहां पे लाके रख देना। आफ्टर दैट 3 की पावर x को कुछ t मान लेना। जब तुम m की वैल्यू रख दोगे तो पूरा इक्वेशन 3 की पावर x के टर्म में बचेगा, 3 की पावर x को t ले लेना, तो यू विल हैव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, जिसको सॉल्व करके t आ जाएगा, t आ जाएगा मतलब 3 की पावर x आ जाएगा, x की वैल्यूज मिल जाएंगी, उन x की वैल्यूज का सम विल बी अवर आंसर। तो आपको एक अच्छा बहादुर काबिल बच्चा मानते हुए मैं इस प्रॉब्लम को यहीं पे छोड़ रहा हूं कि इसके आगे ऑल ऑफ यू कैन डू। तो स्टूडेंट, विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल 23 प्रॉब्लम्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आस्क्ड इन जेईई मेन 2023 जनवरी सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने आज के सेशन को, लेक्चर को एंजॉय किया होगा, सबने प्रॉब्लम्स को बनाया होगा, और बाइनोमियल थ्योरम को लेके एक जो आपके अंदर मैं कहूंगा दुर्भावना पाई जाती है, बाइनोमियल बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, वो उसमें कुछ कमी आई होगी और आपने देखा होगा यस बाइनोमियल थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स आते हैं दे कैन बी डन। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट एग्जाम इन फ्यूचर, नाउ दे मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग बाइनोमियल थ्योरम कि यस प्रॉब्लम एग्जाम में बन सकता है। तो आज ये जो मैंने लेक्चर कवर किया, किसका किया, बाइनोमियल थ्योरम का। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम जेईई मेन में आए हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं जेईई एडवांस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर लेक्चर आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। सो चैनल सब्सक्राइब रख लेना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी लगेगा यस व्हाट हार्ड वर्क आई एम डूइंग वो आप लोग लाइक कर रहे हो। ओके, सो इसी के साथ आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। टाटा, बाय बाय।